Our next topic is importance of financial management. Importance of financial मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है ये 20th सेंचुरी की शुरू से ही समझी जाने लगी थी और डे बाय डे इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। चाहे बिजनेस स्मॉल लेवल पे काम कर रहा हो या बिग लेवल पे काम कर रहा हो या सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, हर टाइप के बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। ये हमने अंडर मॉडर्न अप्रोच पढ़ा भी है और ये भी देखा है हमने कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो डे टू डे डिसीजंस लेने के लिए, डे टू डे जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं उस टाइम भी होती है, और जब हमें बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं जो कभी कभी ही लिए जाते हैं बिजनेस की लाइफ में, उनके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि एक बार कर दिया और फिर करके रख दिया, बाद में इसकी ज़रूरत फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट हमें लगातार बिजनेस में रहती है और अगर हम अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, जीवित रखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो बात अलग है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है जो वो कौन करेगा। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर होता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है या जो पार्टनर होते हैं, वो ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो हम इसके लिए अलग से फाइनेंशियल मैनेजर की अपॉइंटमेंट करते हैं। बिजनेस बहुत ही बड़ा है तो उसके नीचे भी हम कंट्रोलर और ट्रेजरर की अपॉइंटमेंट करते हैं, जो कि सभी मिलके बहुत सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं और बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये तो ओवरऑल इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम बताएं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हम ये सारी बातें लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम पॉइंट्स में बताना चाहें इस चीज़ को कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हम इसको इस तरह से बताएंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हेल्पफुल इन एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड्स। हेल्पफुल इन एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड्स और वी कैन से फाइनेंस। सफिशिएंट का मतलब है जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस को एक्वायर करने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है वो ही यही अंदाज़ा लगाता है कि बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है फंड्स की, हाउ मच फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड, और फिर वो कहाँ से हमें एक्वायर करना है, कितना हमें कैपिटल रिसोर्सेज से इकट्ठा करना है, ओनर रिसोर्सेज से, और कितना हमें बोरोड फंड से इकट्ठा करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करनी है, इस तरह से फाइनेंस का अरेंजमेंट कैसे करना है कि हर टाइम बिजनेस को जितना फाइनेंस नीडेड है वो अवेलेबल होता रहे। तो ये सारा काम किसके जिम्मे होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जिम्मे होता है। इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बिजनेस को एडिक्वेट फाइनेंस हर टाइम अवेलेबल करवाने में हेल्प करता है। जो सेकंड इसका इम्पोर्टेंस है दैट इज़ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंस को हमने इकट्ठा कर लिया तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ख़त्म नहीं हुआ।
ट्रेडिशनल अप्रोच तो ये मानती थी कि फाइनेंस इकट्ठा कर लिया, फाइनेंशियल मैनेजर का काम पूरा हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमें फाइनेंस को इकट्ठा करने के बाद उसका यूज कैसे करना है, प्रॉपर यूज़ कैसे करना है, दैट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि जो पैसा इकट्ठा किया है उसको आप प्रॉपर ढंग से कैसे यूज़ करोगे ताकि हम शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज़ कर सकें। इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करेंगे, जैसे कैपिटल बस्टिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की हम जो इनफ्लो है कैश का और आउटफ्लो है उसको कंपेयर करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करके जो शॉर्ट टर्म एसेट हैं उनमें फंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। तो फाइनेंस को लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए प्रॉपर ढंग से यूज़ करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है, और यही इसकी इम्पोर्टेंस भी है कि वो फंड्स को अच्छे तरीके से यूज़ करता है। जो इसका थर्ड इम्पोर्टेंस है दैट इज़ प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। प्रॉपर कैश मैनेजमेंट, कैश को अच्छे तरीके से मैनेज करना, देखना कि बिजनेस में कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पे रिक्वायरमेंट है, क्या हमें वो कैश अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और अगर बिजनेस में उतनी कैश नहीं होगी तो उसको कहाँ से अरेंज किया जाएगा, बिजनेस में किस टाइम पे कितनी कैश होगी, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो उनको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि बिजनेस में कैश बेकार ना पड़ी रहे, उस पर हम कुछ रिटर्न कमा सके। तो कैश का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना, कैश कभी भी ना कम हो ना ज़रूरत से ज़्यादा हो, और हमें जहाँ से कैश रिसीव होनी है वहाँ पे से टाइम पे कैश रिसीव होती रहे, जहाँ पे हमें इसकी पेमेंट करनी है हम टाइमली पेमेंट करते रहें। कैश का प्रॉपर मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा ही किया जाएगा, और ये इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस है दैट इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉफिट्स, बिजनेस में काम किया जाता है, पूरा साल मेहनत की जाती है, ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ये फाइंड आउट किया जाता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को कैसे यूज़ करना है, दैट डिसीजन विल ऑल्सो बी टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रॉफिट के दो यूज हो सकते हैं, या तो उसको डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर को बांट दिया जाता है, या उसको बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर दिया जाता है फॉर द एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस। तो उसका यूज़ कैसे किया जाएगा, प्रॉफिट ना तो सारा का सारा री इन्वेस्ट किया जाता है और ना ही टोटल 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जनरली प्रॉफिट का डिवीज़न होता है, कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और कुछ परसेंटेज री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये इम्पोर्टेंस है कि वो इस डिसीज़न को बहुत ध्यान से लेगा कि कितना प्रॉफिट हमें डिविडेंड की फॉर्म में बांट देना है और कितना प्रॉफिट बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए री इन्वेस्ट कर देना है, क्योंकि प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स अरेंज करने का सबसे अच्छा सोर्स है। तो ये डिसीजन इस तरीके से लिया जाएगा ताकि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज़ की जा सके। लास्ट में आपको एक डिविडेंड डिसीजन वाला चैप्टर भी पढ़ाऊंगी। डिविडेंड डिसीजन वाले चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे कि प्रॉफिट का कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कितना पार्ट री इन्वेस्ट किया जाए सो दैट वी कैन इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव भी होता है कि शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये इस डिसीजन को बहुत वाइजली लेता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दैट इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ किसका, शेयर होल्डर का, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेता है। कितना फंड अरेंज करना है, कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन लेता है, कहाँ से अरेंज करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजन लेता है,
कहाँ पे यूज़ करना है इन्वेस्टिंग डिसीजन लेता है, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेता है, स्टॉक से रिलेटेड डिसीजन लेता है कितना स्टॉक रखना है, और इसके अलावा डेटर्स का मैनेजमेंट कैसे करना है उनसे रिलेटेड डिसीजन लेता है, डिविडेंड डिसीजन लेता है। जितने भी वो डिसीजन लेता है वो उन डिसीजन को लेते हुए ये ध्यान में रखता है कि वो डिसीजन इस तरह से लिया जाए ताकि हम शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज़ कर सकें। सभी डिसीजन वो उसी तरह वो ही डिसीजन लिए जाएंगे जिससे शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होता है, और जो डिसीजन शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज नहीं करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं वो डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, ड्रॉप कर दिए जाएंगे, उनके अल्टरनेटिव डिसीजन लिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस है दैट इज़ यूज़फुल फॉर शेयर होल्डर्स, यूज़फुल फॉर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। ये बिजनेस के रियल ओनर होते हैं, लेकिन बिजनेस के जो एक्चुअल मैनेजमेंट का काम है वो शेयर होल्डर खुद नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वोटिंग करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं जो कि बिजनेस को मैनेज करने का काम करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस के लिए सारे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन अगर शेयर होल्डर जानना चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो अगर इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होगी तो वो बिजनेस के एनालिसिस करके जान सकते हैं कि बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर किसी शेयर होल्डर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भरोसे ही रहेगा और खुद से एनालिसिस नहीं कर सकता कि अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन बिजनेस में लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है यूज़फुल फॉर इन्वेस्टर्स, यूज़फुल फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स पोटेंशियल इन्वेस्टर की यहाँ पे बात हो रही है। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो होता है जो किसी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर में पैसा लगाने की सोच रहा है। शेयर होल्डर वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है। इन्वेस्टर वो हैं जो पैसा लगाने की सोच रहे हैं कि पैसा लगाएं या ना लगाएं। अगर उन्हें कंपनी प्रॉफिटेबल लगती है और ये लगता है कि पैसा लगाने से हमारा पैसा बढ़ जाएगा कंपनी में तो वो पैसा लगाते हैं, और अगर उन्हें पैसा लगाने में लगता है कि कंपनी लॉस में चली जाएगी और हमारा पैसा बढ़ेगा नहीं, हमें लॉस हो जाएगा, तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इस टाइप की स्टडी इन्वेस्टर तभी कर पाएंगे अगर उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज होगी। तो इन्वेस्टर के लिए ये इसी तरह से यूज़फुल है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीज़न कि पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तभी अच्छे तरीके से ले पाएंगे इफ़ दे आर अवेयर अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है दैट इज़ यूज़फुल फॉर बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यूज़फुल फॉर बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? बिजनेस को लोन्स देते हैं, और इनका मेन पर्पस क्या होता है? बिजनेस को लोन देके इनका पैसा भी सेफ रहे और इनको टाइम से इंटरेस्ट मिलता रहे, जो इन्होंने पैसा लोन की फॉर्म में दिया है उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे। तो ये जानने के लिए कि किस बिजनेस को लोन देना सेफ़ है, कौन सा बिजनेस अच्छी कंडीशन में है जो इन्हें टाइमली इंटरेस्ट पे करता रहेगा, ये फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, और इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज हेल्पफुल होती है। तो ये सारे इम्पोर्टेंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के।
कि फाइनेंशियल में कुछ इम्पोर्टेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बिजनेस को क्या इम्पोर्टेंस है, और कुछ इम्पोर्टेंस शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। relationship between financial management and other areas of management। बिजनेस में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, आपको सबको पता है ये, नहीं? सामान परचेज किया जाता है, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन किया जाता है, फिर उसकी सेल की जाती है, और एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड काम का भी मैनेजमेंट किया जाता है। तो बिजनेस के ओवरऑल मैनेजमेंट को काफ़ी पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे परचेज़ के लिए अलग से परचेज़ डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जाता है, वहाँ पे परचेज़ मैनेजमेंट का काम होता है। सेल्स के लिए और मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर, मार्केटिंग मैनेजर के अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया जाता है, और एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड मैनेजमेंट करने के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट बनाया जाता है, और फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट बनाया जाता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट है, अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट कौन से? परचेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इन सब एरिया में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो बिजनेस का जो ओवरऑल जितने भी काम है, आप एक सिंगल काम भी ऐसा नहीं बता पाओगे जिसमें हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे वो सामान परचेज करने से रिलेटेड है, चाहे प्रोडक्शन करने से रिलेटेड है, चाहे उसका सेलिंग के लिए अरेंजमेंट करने से रिलेटेड है। हर काम के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो इट मीन्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बाकी सभी एरिया ऑफ मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट में क्या रिलेशनशिप है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और वी कैन से द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे इन्वॉल्व होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैम आपकी नोटबुक नहीं थी मेरे पास, आप ठीक है? एक बार मैं मीटिंग लीव करके व्हाट इज़ द इसमें कुछ करी जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होता है? मशीन्स वगैरह की अरेंजमेंट करनी होती है, फैक्ट्री बिल्डिंग की अरेंजमेंट करनी होती है, ठीक है। उन मशीन मटेरियल की अरेंजमेंट करनी होती है। मटेरियल की अरेंजमेंट जनरली परचेज डिपार्टमेंट कर देता है ना। और इसके अलावा हमें टाइम टू टाइम मशीन्स में जो चेंजेस होते हैं वो भी करने पड़ते हैं। पुरानी मशीनें हटा के नई मशीनों के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं, और कई बार हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें खर्चा करना पड़ता है प्रोडक्शन के एक्सपेंशन के लिए। तो क्या कोई भी ऐसा सिंगल काम है जो बिना फाइनेंस के हो सकता है? हर काम के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ मिलके वो डिसाइड करता है कि किस काम पे उसको कितना फाइनेंस खर्च करना चाहिए, कौन सा काम उसे करना चाहिए, कौन सा काम उसे नहीं करना चाहिए। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहता है कि प्रोडक्शन फैसिलिटी का एक्सपेंशन हो जाए, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएं, लेकिन अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसे ये कहता है कि फाइनेंस नहीं है एक्सपेंशन के लिए, तो वो डिसीजन नहीं लेगा ये। तो कहने का मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले
पैसे की अरेंजमेंट के बारे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कंसल्ट करता है कि कौन सा डिसीज़न हमें लेना चाहिए और कौन सा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए रिगार्डिंग प्रोडक्शन। क्लियर है बेटा ये? यस मैम। सेकंड पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मटेरियल डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मटेरियल डिपार्टमेंट। मटेरियल डिपार्टमेंट का काम होता है मटेरियल्स की को परचेज़ करना और उसकी प्रॉपर सप्लाई बनाए रखना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो मटेरियल डिपार्टमेंट ये डिसीज़न लेता है कि उसे क्या क्या मटेरियल परचेज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ करना है, कितने मटेरियल का हर टाइम उसे स्टॉक बना के रखना है, कहाँ से परचेज़ करना है, मटेरियल को कहाँ पे स्टोर करके रखा जाएगा। और इन सभी डिसीजंस के लिए भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और ये डिसीजन वो फाइनेंशियल मैनेजर के साथ डिस्कस करके लेता है कि कहाँ पे कितना फाइनेंस खर्च किया जाना चाहिए मटेरियल के रिगार्डिंग। थर्ड जो डिसीजन है रिलेशन है दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है जो प्रोडक्ट बना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की में उसकी सेल्स से रिलेटेड अरेंजमेंट करना। तो प्रोडक्ट को सेल करने से पहले सबसे पहले उसका प्राइस डिटरमाइन किया जाता है कि कितने प्राइस में सेल किया जाए, कहाँ पे सेल किया जाए, कितने सेल्स फोर्स अपॉइंट की जाए, कितने सेल्स पर्सन अपॉइंट किए जाएं और कहाँ पे अपनी ब्रांचेस खोली जाएं और इन सब कितने एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाए, सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया जाए या नहीं दिया जाए, सेल्स प्रमोशन की डिफरेंट टेक्निक कैसे अप्लाई की जाए। इन सभी कामों में पैसा इन्वॉल्व होता है, बिना पैसे के ये डिसीज़न नहीं लिए जा सकते। तो ये डिसीज़न वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ कंसल्ट करके लेता है ताकि अच्छे डिसीज़न लिए जा सके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस के फाइनेंस को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट एक ही बात है। जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड उनकी रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारे काम होते हैं और उनकी सैलरी वेजेस डिसाइड करना, उनके लिए इंसेंटिव स्कीम अप्लाई करना, इन सभी काम के लिए चाहे हम रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट के लिए न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड निकालनी पड़ेगी या और एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए पैनल बनाना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, उनको सैलरी बेसिस देनी पड़ेंगी और उनको डिफरेंट इंसेंटिव प्लान देनी पड़ेंगी, उनके वेलफेयर्स के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इन सभी कामों में भी पैसा इन्वॉल्व होता है, फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो फाइनेंशियल मैनेजर के साथ कंसल्ट करके ये डिसीज़न लेगा कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए, कितना पैसा फाइनेंशियल मैनेजर उन्हें अवेलेबल करवा पाएगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में खर्च करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट
वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको इन दोनों का मीनिंग तो क्लियर हो ही गया होगा बेटा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन को अच्छे तरीके से लेना। फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, कितना अरेंज करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड डिसीजन कैसे लेने हैं, मीन्स फाइनेंस के बारे में डिसीजंस लेना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, बिजनेस की जो डे टू डे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना, उनके जर्नल बनाना, लेजर बनाना, फाइनेंशियल अकाउंट बनाना, ताकि ईयर के एंड में हम रिपोर्ट तैयार कर सकें कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हम बैलेंस शीट बना सकें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकें। तो इसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है और कैसे ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये चीज़ की स्टडी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करेंगे। तो फर्स्ट जो इनमें डिफरेंस है दैट इज़ रिकॉर्डिंग वर्सेस डिसीजन मेकिंग। रिकॉर्डिंग वर्सेस डिसीजन मेकिंग। रिकॉर्डिंग का काम कहाँ पे होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं ताकि ईयर के एंड में उन रिकॉर्ड के बेस पे हम फाइनेंशियल रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिकॉर्डिंग का काम नहीं किया जाता, वहाँ पे जो रिकॉर्ड ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने, उस रिकॉर्ड के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं कि डिसीजन कौन कौन से, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इसने बता दिया कि बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट के बेस पे ये डिसीजन लेगा कि कितना उस प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट दिया जाए, कितना उसको री इन्वेस्ट कर लिया जाए। कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डे टू डे रिकॉर्डिंग का काम नहीं करता, इसका काम है रिकॉर्डिंग के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन मिली हैं उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन लेना, फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेना। सेकंड जो डिफरेंस है इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, दैट इज़ एक्रूअल मेथड वर्सेस कैश फ्लो मेथड। एक्रूअल मेथड वर्सेस कैश फ्लो मेथड। अकाउंटिंग में कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है बेटा, एक्रूअल मेथड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो ट्रांजैक्शन के लिए हमारे कैश गई है या नहीं गई है, आई है या नहीं आई है, उनको एक्रूअल बेसिस पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हमें मान लो कोई ट्रांजैक्शन, कोई पेमेंट है वो ड्यू हो गई है, चाहे उसके लिए एक्चुअल में पैसे पे किए हैं या नहीं पे किए हैं, उसको भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मान के रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई इनकम है, जैसे हमने गुड्स सेल कर दिए लेकिन उसके लिए हमें कैश नहीं मिली है अभी, तो उसको भी, क्रेडिट सेल को भी रिकॉर्ड किया जाएगा चाहे कैश नहीं मिली है अभी। तो कहने का मतलब है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की जाती है वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्डिंग की जाती है, कैश ट्रांजैक्शन उसके लिए बाद में होती रहेगी। लेकिन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें कैश बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं,
जैसे इसमें कैश बजट तैयार किया जाता है, उसमें एक्रूवल के बेस पे नहीं देखा जाता, उसमें कैश एक्चुअल कैश के बेस पे देखा जाता है कि हमें कितनी कैश किस टाइम पे रिसीव होगी, चाहे वो हमें डेटर से रिसीव हो चाहे वो सेल्स से रिसीव हो, किस टाइम पे कितनी कैश हमें पे करनी पड़ेगी, किस टाइम पे हमारे पास एक्चुअल में कैश का कितना बैलेंस रहेगा और किस टाइम पे कैश की शॉर्टेज रहेगी, किस टाइम पे कैश एक्सेस रहेगी। तो कैश को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। तो एक्रूवल बेसिस पे डिसीजन ना लेके कैश बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है थर्ड जो इनमें डिफरेंस है, दैट इज़ सर्टेनिटी वर्सेस अनसर्टेनिटी। डिसीजन किस में लिए जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और डिसीजन किस बारे में, फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में? फ्यूचर। और फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, तो फाइनेंस अनसर्टेन, फ्यूचर ऑलवेज अनसर्टेन है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं और वो डिसीजन फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, वो डिसीजन हम अभी तो सोच रहे हैं कि हमारा वेल्थ मैक्सिमाइज करेंगे, लेकिन फ्यूचर में हमें बाद में पता लगेगा कि एक्चुअल में हमारा वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ है उन डिसीजन से, नहीं हुआ है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की जाती है, किसकी रिकॉर्डिंग की जाती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। और कौन सी ट्रांजैक्शन? जो फ्यूचर में होने वाली हैं या हो चुकी है पास्ट में? जो पास्ट में हो चुकी है, तो उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी होती है, तो उसमें कोई भी चीज़ अनसर्टेन नहीं होती है। तो ये तीन बेसिस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की जाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उन रिकॉर्डिंग के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं, रिकॉर्डेड फैक्ट के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्रूअल कंसेप्ट के बेस पे अकाउंट तैयार किए जाते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश पोजीशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सर्टेनिटी होती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अनसर्टेनिटी होती है डिसीजंस के बारे में कि एक्चुअल में वो डिसीजन हमें फ्रूटफुल होंगे या नहीं होंगे। ये तो डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई दोनों में। और फिर हम देखेंगे इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिलेशनशिप क्या है। कि जो डिसीजन मेकिंग है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में की जाती है, डिसीजन मेकिंग के लिए हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, रिकॉर्डेड फैक्ट की ज़रूरत होती है। वो रिकॉर्डेड फैक्ट हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही मिलते हैं, उसके बेस पे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं। और जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है, डिविडेंड डिसीजन में ये डिसाइड किया जाएगा कि अर्निंग का कितना पार्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और कितना पार्ट री इन्वेस्ट कर देना है। तो कौन बताएगा कि कितनी अर्निंग हुई है हमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के, रिकॉर्ड देख के हमें ये पता लगेगा कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है। उस प्रॉफिट को जानने के बाद ही फाइनेंशियल मैनेजर इसके बेस पे डिविडेंड डिसीजन लेगा कि उस प्रॉफिट का कितना पार्ट डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और कितना पार्ट फ्यूचर में री इन्वेस्ट कर देना।